हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक हफ्ते के अंदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के जो आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ हैं, उन सभी को यहाँ पे आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हम ये डिस्कस करेंगे इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसके रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। देखिए, आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ ना एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम ये रहता है कि किस तरह से देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है ना उसको चेक में रखा जाए। कहने का अर्थ क्या है, इनको यहाँ पे ऐसा मैंडेट दिया हुआ है कि आपने कोशिश करनी है कि इन्फ्लेशन 4 ± 2%, यानी कि मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 6% आपने रखनी है, एंड कोशिश कीजिए उसको 4% के आसपास ही रखने की। ठीक है। अब ये 1% तो करता नहीं है। यहाँ पर इस कमेटी के अंदर होते हैं 6 लोग। इस 6 में से 3 लोग आते हैं आरबीआई की तरफ से, एंड बाकी 3 सरकार के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जो इन 3 मेंबर्स आते हैं आरबीआई की तरफ से, इनमें एक होते हैं आरबीआई के गवर्नर साहब। यही जो आरबीआई के गवर्नर साहब होते हैं ना, यही इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं। राइट। अब टेक्निकली इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बोला गया है कि साल में कम से कम आपको 4 बार तो मिलना ही मिलना है। उससे ज्यादा भी मिल सकते हो, बट यू हैव टू मीट अ मिनिमम ऑफ 4 टाइम्स इन अ ईयर। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये हर 2-2 महीने बाद मिलते रहते हैं। तो इस तरह से नॉर्मली ये 6 बार मिल लेते हैं। वैसे जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि कम से कम 4 बार तो मिलना ही मिलना है। एंड जब ये ऐसे मिलते हैं फिर ये डिसाइड करते हैं कि भैया रेपो रेट कितना रखना चाहिए। रेपो रेट आप जानते होंगे, बेसिकली वो रेट जिस रेट के ऊपर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा लेंड करता है आपके बैंकों को, वो रेट को हम बोलते हैं रेपो रेट। सही बात है सर। अब आप नोटिस कीजिए, जब भी ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें ये तय किया जाएगा कि किस रेट के ऊपर आरबीआई पैसा लेंड करेगा आपके बैंकों को। अब क्योंकि 6 लोग होते हैं, तो इस तरह से इनके बीच में होती है क्या, वोटिंग। वोटिंग के हिसाब से तय किया जाता है कि कौन फेवर में है, कौन अगेंस्ट में है, कौन कह रहा है कि रेपो रेट बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए या उतना ही रहना चाहिए। तो इस तरह वोटिंग के माध्यम से यहाँ पे चीजें डिसाइड करी जाती हैं। जिसकी मेजोरिटी आ गई, अकॉर्डिंगली उस हिसाब से रेपो रेट को जो भी चेंज करना होगा वो किया जा सकता है। अब हुआ ये है कि अभी अगर हम बात करें, कई बार इस पर्टिकुलर कमेटी ने ना, कई बार क्या होता है, कई बार इसमें क्या हो जाती है, एक टाई हो जाता है कि 3 फेवर में है, 3 अगेंस्ट में है। ऐसे केस के अंदर आपके जो आरबीआई गवर्नर होते हैं उनके पास होता है कास्टिंग वोट, यानी कि वो दोबारा से वोट डालेंगे, एंड जो भी फिर वो तय करेंगे अकॉर्डिंगली मान लिया जाता है। राइट। तो अभी इस बार क्या हुआ है ना, जो रेपो रेट हमें देखने को मिला, वहां पर आरबीआई या रेदर आई शुड से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उन्होंने ये तय किया है कि हम ये रेपो रेट जो है इसको अभी 6.5% पर ही रखेंगे। ना ही उन्होंने रेपो रेट को बढ़ाया, ना ही उन्होंने रेपो रेट को कम किया, उतना ही रखा गया। अगर हम बात करते हैं, देखो 2020 की जब कोविड-19 पेंडेमिक आया था, उस समय आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया था। क्यों? वो इसलिए ताकि कहीं ना कहीं बैंकिंग लिक्विडिटी को हम बढ़ा पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा पाए। बट बाद में जब 2021 के बाद से हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिली है, उस समय रेपो रेट को आरबीआई ने क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था, ताकि एक तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा पाए। अभी पिछले लगभग सवा साल से ये आपको 6.5% पर ही देखने को मिल जाएगा। ना आरबीआई इसको बढ़ा रही है, ना इसको कम कर रही है, उतना ही रख रही है। अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों। देखो, आरबीआई का भी मानना है कि देखो वैसे तो हमने इन्फ्लेशन को धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं, पर अभी भी इन्फ्लेशन ना जो आने वाले समय के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि 4.5% के आसपास या उससे भी ऊपर रह सकता है। तो हमें हालांकि आने वाले समय पता लगेगा कि इन्फ्लेशन कहाँ को जा रहा है, पर अभी के लिए ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा अभी हम और कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। तो अभी के लिए आरबीआई ने डिसाइड नहीं किया है कम करने का, पर ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर्स के अंदर एक्सपेक्टेड ये है कि हो सकता है अगर इन्फ्लेशन और भी हमारा कंट्रोल में आए, तो उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद फ्यूचर की जो मीटिंग्स होंगी वहां पर रेपो रेट को कम भी किया जा सकता है। साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी बताया कि इस बार का जो मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी लगभग 7% से ग्रो होगी। ठीक है। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आपके रेपो रेट में बदलाव आते हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं लोगों ने जो अपने डिपॉजिट्स करवाए होते हैं उसके ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर एट द सेम टाइम उन्होंने जो लोन वगैरह लिया हुआ है उसके ऊपर उनको कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ये सारे कहीं ना कहीं डायमेंशंस जो हैं वो रेपो रेट के साथ लिंक करते हैं। दोस्तों आगे चलें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है।
हमारा जो देखो, आप जानते होंगे यूपीएससी के साथ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बीपीएससी बिहार पीसीएस की तैयारी करते हैं बेसिकली। तो उन सब बच्चों के लिए हमारा जो पट्टा सेंटर है वहां पर 8 अप्रैल 2024 से बीपीएससी हिंदी का बैच स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके साथ ही साथ 15 अप्रैल 2024 से बीपीएससी इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है इन पटना। अब ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर आपका जो बैच है इसके अंदर इंश्योर किया जाएगा कि बहुत अच्छे से आपको 71st बीपीएससी की तैयारी करवाई जाए, जिसके माध्यम से आपके सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। नीचे कमेंट्स के अंदर मैंने एक लिंक को पिन कर दिया है, जहां पर एक गूगल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाइए उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको हमारी टीम बहुत अच्छे से गाइड कर देगी किस तरह से ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी कंसर्न हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप हमें इस नंबर 9920613613 पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्साइज ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अब इसको समझते हैं। देखो, अल्कोहल तो आप समझते होंगे, बिल्कुल सही बात है सर, अल्कोहल हम जानते हैं। अब जब हम बात करते हैं ना स्टेट्स की, और स्टेट की अगर मैं बात करूं स्पेशली फाइनेंसेस की, कि स्टेट का कितना पैसा है, कितना चीज़ें नहीं है, वहां पर एक मेजर कंपोनेंट स्टेट्स के लिए क्या रहता है, अल्कोहल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। देखो, कोई भी जो आपका प्रोडक्ट होता है ना, उसका मैन्युफैक्चर हो गया या फिर उसका सेल हो गया या उसकी लाइसेंसिंग हो गया, इस तरह के गुड्स के ऊपर कई बार ना टैक्सेस जो इम्पोज किए जाते हैं उसको हम एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते हैं। अब स्टेट्स के लिए जो अल्कोहल के ऊपर एक्साइज टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, वो कहीं ना कहीं स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां से उसको अच्छा खासा पैसा देखने को मिलता है। कई बार सरकारें यहाँ पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगाती हैं ताकि अल्कोहल कंजम्पशन से उनकी जो इनकम है वो यहाँ पे इंक्रीज करी जाए। पर देखो, ये तो वो दारू की बात होगी जो कि लोग पीते हैं, उसको तो हमने बोल दिया जो ड्रिंकिंग अल्कोहल। पर इसके अलावा ना एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अब आप पूछेंगे सर ये क्या चीज है। देखो, इंडस्ट्रियल अल्कोहल को ना आप डी नेचर्ड अल्कोहल भी बोल सकते हो। बेसिकली अगर आपने अल्कोहल को, अल्कोहल के अंदर आपने कुछ सब्सटेंस को ऐड कर दिया, जैसे मेथनॉल हो गया या अलग केमिकल्स और आपने ऐड कर दिए, उस वजह से जो नई अल्कोहल बनी ना, ये ड्रिंकिंग नहीं रही। कहने का इंसान मतलब क्या, ये पॉइजनस हो चुकी है, इसको इंसान नहीं पी पाएगा। वो वाली अल्कोहल को हम बोलते हैं डी नेचर्ड अल्कोहल या फिर इंडस्ट्रियल अल्कोहल। बेसिकली ये आप कंज्यूम नहीं कर सकते, आपके लिए मतलब ये नहीं होती इंसान के पीने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से फर्क होता है। पर आप सोचेंगे सर एक बात तो चलो समझ आई, ये पीने वाली अल्कोहल तो चलो ठीक है, पर ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है इसको क्यों बनाया जाता है, इसका क्या यूजेज है। देखो, बिल्कुल इसके भी अलग अलग यूजेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेंट्स में हो गया, आपके कोटिंग्स, वार्निशर्स, इसमें एज अ सॉल्वेंट की तरह इसको यूज करते हैं। बायोफ्यूल प्रोडक्शन के अंदर इसको यूज किया जाता है। बहुत सारे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के अंदर इसको यूज किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर इसको यूज किया जाता है। आपके डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ रॉ मटेरियल की तरह इसको यूज किया जाता है। तो एक्चुअल में ना इसकी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं इसी वजह से इसको हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, ड्रिंकिंग अल्कोहल और आपकी जो डी नेचर्ड अल्कोहल होती है इनमें कुछ फर्क होता है, जैसा मैंने आपको समझा दिया। ड्रिंकिंग वाली अल्कोहल इंसान पी सकता है, पर अगर ये डी नेचर्ड अल्कोहल या इंडस्ट्रियल अल्कोहल को पीने की कोशिश करेगा, उससे उस इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो देयर इज अ डिफरेंस, जैसा मैंने आपको कहा था, यहाँ पर कुछ एडिटिव्स, कुछ डी नेचुरेंट्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से पॉइजनस हो जाता है। ज़्यादा एडिटिव्स होते हैं, मेथनॉल वगैरह हो गया इसमें होता है, एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। बाकी इसकी जो स्मेल वगैरह होती है ना, वो भी काफ़ी कड़वी होती है, मतलब काफ़ी स्मेल काफ़ी ख़राब होती है, और टेस्ट इसका काफ़ी कड़वा होता है और काफ़ी जहरीला भी होता है। काफ़ी सारे लोगों की इस वजह से डेथ भी हो जाती है। अब आपके दिमाग में आएगा सर हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये नहीं आपने बताया। देखो बताता हूँ, एक्चुअल में क्या है, आपकी ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कशन हो रही है इस चीज़ के ऊपर। क्या मतलब, डिस्कशन ये हो रही है कि क्या स्टेट्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर भी आपकी एक्साइज ड्यूटी लगा पाए। क्योंकि नॉर्मल अल्कोहल का तो मैंने आपको बता दिया, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होती है, एब्सोल्यूट अल्कोहल, कि वहां पर तो क्या होता है, वहां पर तो स्टेट्स आपकी फाइनेंसिस को बढ़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाती है। पर क्या ऐसी एक्साइज ड्यूटी इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर लगाने का हक क्या राज्य सरकारों का है या नहीं है, ये हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर हम थोड़ा लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर ना हमारे पास एक स्टेट लिस्ट के अंदर एंट्री 8 है। वहां पर बात किया गया है कि स्टेट्स के पास पावर होती है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड्स जो होती हैं, जो भी पीने वाली शराब होती है, उसके रिगार्डिंग, उसके मैन्युफैक्चर वगैरह के ऊपर, उनके सारी चीज़ों के ऊपर इस तरह से वो लेजिस्लेट कर पाए। ठीक है, पर क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर आती है तो एक्चुअल में
यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 52 वहां पे यूनियन के पास इसका कंट्रोल दे देती है। एंट्री 33 आपकी जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत आती है, वहां पर बात करी गई है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जहां पे दोनों रोल प्ले करेंगी, स्टेट भी और यूनियन भी। तो इस वजह से थोड़ा ऐसा मुद्दा है जहां पे थोड़ा कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर क्लैरिटी दे सकता है। बाकी आप जानते होंगे जो मुद्दा कहीं ना कहीं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर होता है वहां पर स्टेट्स भी और सेंटर भी दोनों उसके ऊपर कानून बना सकते हैं, पर अगर कोई सेंट्रल लॉ एग्जिस्ट करता है तो वहां पर स्टेट्स उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ये पॉलिटी का जो टॉपिक था, जो कि आपका लीगल फ्रेमवर्क का, ये आप समझ गए होंगे। एंड इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से जो मैंने चीजें आपसे डिस्कस करी थी, एक्साइज ड्यूटी एंड बाकी चीजें, आई होप वो भी आप अकॉर्डिंगली समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्कोर्स 2.0। अब ये क्या चीज है, देखो एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे स्कोर्स की एक बार फुल फॉर्म समझो। एस से आ गया आपका सेबी, ठीक है ना। सीओ से आता है आपका कंप्लेंट, आर ई से आपका रिड्रेसल, और एस से आपका सिस्टम। क्या मतलब है आप इस चीज का, देखो दरअसल में पता क्या हुआ है, सेबी ने ना एक पोर्टल बनाया है, ठीक है। मान लीजिए आपकी कुछ शिकायतें हैं, आप क्या हो, एक इन्वेस्टर हो, आपकी कुछ शिकायतें थी, तो वो शिकायतों को आप कहाँ पे लॉन्च करोगे। फिर मान लो शिकायत आपकी आ गई, तो उस शिकायत का फॉलोअप भी तो लेना है कि भाई कुछ एक्शन हुआ मेरी शिकायत के ऊपर या नहीं हुआ, उसके स्टेटस को भी तो ट्रैक करना है। तो एक्चुअल में ना इन्वेस्टर की कोई भी शिकायत हो, मान लो किसी कंपनी के रिगार्डिंग जो कि लिस्टेड कंपनी है, अगर उसके रिगार्डिंग कुछ शिकायत रहती है और कंपनी मान लीजिए आपकी बात सुनी नहीं रही, तो आप कहीं ना कहीं जा सकते हो सेबी के पास। सेबी के पास कैसे जाओगे, इस पोर्टल के माध्यम से, स्कोर्स 2.0। एक्चुअल में क्या था, पहले एक इनका वर्जन था, तो वो स्कोर्स कहलाता था, स्कोर्स 1.0 कहला सकते हो। अब उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं, थोड़ा सा उसको यूजर फ्रेंडली और बना दिया गया है, जिस वजह से इसका नाम हो चुका है स्कोर्स 2.0। तो सेबी ने इसको यहाँ पे एज एन इंट्रोड्यूस किया है एज अ ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो भी इस तरह के कंसर्न्स होते हैं इन्वेस्टर्स के, उनको यहाँ पे टेकअप किया जाता है, ठीक है ना, ताकि शिकायतों का अच्छे से निपटारा हो पाए। बाकी इसको केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी डेटाबेस के साथ भी इंटीग्रेट किया गया है। इस चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस पोर्टल को बहुत अच्छे से यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है ताकि इन्वेस्टर्स को कोई भी दिक्कत ना आए। अब आप पूछेंगे सर ये काम सेबी क्यों कर रहा है। देखो यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की, यहाँ पे बात हो रही है आपकी कैपिटल मार्केट की, आपकी सिक्योरिटी मार्केट की। तो उसको कहीं ना कहीं उसका रेगुलेटर कौन देखने को मिलता है, आप बोलोगे सर उसका रेगुलेटर सेबी ही है, तो इस वजह से सेबी के द्वारा ये पोर्टल बनाया गया है। बाकी आप जानते होंगे सेबी के हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में देखने को मिल जाएंगे। सेबी को 1988 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। जब इसको स्टैब्लिश किया गया तब ये क्या थी, एक एग्जेक्टिव बॉडी, यानी कि उस समय ना ही संविधान के अंदर मेंशन था, ना ही आपके किसी लॉ के अंदर। पर ऐसा देखा गया कि सरकार ने, मतलब बेसिकली सेबी के पास बहुत कुछ पावर्स नहीं थी, तो 1992 के अंदर सेबी एक्ट लेके आया जाता है, जिसके माध्यम से इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी जाती हैं। तो आज के समय के ऊपर भले ही सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी है, पर जब इसको बनाया गया था उस समय के ऊपर ये एक एग्जेक्टिव बॉडी थी। बाकी इसका पर्पस यही है कि इंडिया की जो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट है उसको यहाँ पे मॉनिटर एंड रेगुलेट किया जा पाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज पीएमआई, यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। पहले तो ये समझते हैं कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता क्या है, फिर देखेंगे कि इस बार का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स था वहां पर आखिर क्या क्या बातें करी गई हैं। देखो समझो इस बात को, जैसे आपका एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक हो गया आपका सर्विसेज सेक्टर, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर ना आप एक बात नोटिस करना चाहोगे कि जो आपके मैनेजर्स होते हैं वो एक आइडिया दे सकते हैं कि हमारा कोई भी सेक्टर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक्चुअली में होता पता क्या है, हमारे पास एक एंटिटी है S&P ग्लोबल। एक्चुअली कई बार जगह ना आपको ये जगह, इसकी जगह IHS मार्केट भी देखने को मिल जाएगा। हुआ क्या है ना, इन दोनों कंपनीज का मर्जर हो गया है, IHS मार्केट का और S&P ग्लोबल का। तो किसी जगह के ऊपर आपको दिखे कि S&P ग्लोबल इसको रिलीज कर रहा है, किसी जगह पे आपको दिखे कि IHS मार्केट कर रहा है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर गलत बता रहे हैं, नहीं, ये दोनों में से एक कोई भी नाम हो, दोनों के दोनों आपके ठीक रहेंगे। होता क्या है ना, जो भी आपके इन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स के अंदर आपके मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उनके पास कुछ क्वेश्चंस भेजे जाते हैं। वो क्वेश्चंस डील करते हैं कि भैया आपके पास कितने नए ऑर्डर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इन्वेंट्री कितना पड़ा हुआ है, कि इन्वेंट्री में से सामान बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, या फिर सामान पड़ा ही हुआ है वैसे कि वैसा, प्रोडक्शन कैसी हो रही है, सप्लाई डिलीवरीज कैसी है, एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट अच्छा है बुरा है। तो जैसे जैसे इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें पता लगते हैं ना,
उस हिसाब से हम कहीं ना कहीं ये देख पाएंगे कि कैसे हमारे कुछ सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो दरअसल में व्हाट हैपन्स इज ना, यहाँ पर अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ बताते हैं, नोटिस ये कीजिएगा कि 3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मान लो आपसे मैंने 100 सवाल पूछे, अब 100 में से हो सकता है 40 सवालों के जवाब आप ऐसे दोगे, आप बोलोगे यार कि हाँ पहले से बढ़िया चीज़ हो रही है। इसी तरह से हो सकता है कि 30 सवालों के आप मुझे जवाब दोगे कि जैसा पहले था ना अभी वैसा ही चल रहा है पिछले महीने की तरह ही, और 30 सवालों का हो सकता है आप बोलोगे यार नहीं, अब तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, पहले से भी ख़राब हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो जिनमें तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो उनको रेटिंग दी जाती है 1, जिनमें सॉरी हाँ जिनमें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो पहले से उसमें रेटिंग दी जाती है 1, जिनमें आप पिछले महीने जैसा ही परफॉर्म कर रहे हो उनमें रेटिंग दी जाती है 0.5, और जिनमें आप पहले के मुकाबले खराब परफॉर्म कर रहे हो उनमें रेटिंग दी जाती है 0। एक्चुअली इसमें रेटिंग नहीं बोलना चाहिए, इसको मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई किस चीज़ के साथ किया जाता है। जैसे अगर इस केस में बात करूं तो आपके पास अगर 100 क्वेश्चंस थे और उनमें 40 में बढ़िया हुआ है, 30 में उतना ही हुआ है, 30 में आप कह रहे हो कि खराब होगा, तो इस केस में आपकी रेटिंग पता क्या आएगी, आपका जो स्कोर बनेगा वो बनेगा 40 × 1, ये पहले पैरामीटर से। फिर अगला आपका आ जाएगा जहां पर आपने इक्वल परफॉर्म किया वो यहाँ पे वो आएगा 30 × 0.5, एंड आखिरी वाले से आपका आएगा 30 × 0। इस तरह से आपका स्कोर बनेगा 40 × 140 प्लस 30 × 0.5, ये बनेगा 15। ये स्कोर आया आपका 55। अब होता क्या है ना, पीएमआई के अंदर 3 चीजें देखी जाती हैं कि आपका स्कोर आया कितना। अगर तो देखो आपका स्कोर आया है 50 से ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये बात कर रहा है एक्सपेंशन की। अगर स्कोर आता है 50, इसका मतलब होता है नो चेंज। अगर स्कोर आता है 50 से कम, वहां पर अर्थ होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि पीएमआई का जो स्कोर आता है वो 0 से 100 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 50 से ऊपर है अच्छी बात है, 50 से नीचे कहीं ना कहीं खराब चीजें ये दर्शा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, 2 चीजें पीएमआई में देखने को मिल जाती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग का अलग से आता है, सर्विसेज का अलग से आता है, फिर कहीं ना कहीं एक दोनों को कंबाइन करके भी आप एक कंपोजिट इंडेक्स निकालते हो। कंफ्यूज नहीं होना, आईआईपी डिफरेंट है, वो आपका एनएसओ निकालता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, यहाँ पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैंने जैसे आपको बताया आईएचएस मार्केट हो गया या एसएनपी ग्लोबल, उसके द्वारा यहाँ पे निकाला जाता है, एंड इस तरह से हर महीने आपको देखने को मिल जाएगा। 5 वेरिएबल्स जो मैं आपको कह रहा था, न्यू ऑर्डर्स, इन्वेंट्री लेवल, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिलीवरीज, एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट, इसके हिसाब से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं कि किस किस तरह से क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो आप नोटिस करोगे ना कि इस महीने मार्च के महीने में क्या हुआ है, पीएमआई ने 16 साल की पीक अचीव करी है, जहां पर ये स्कोर आया 59.1। तो अपने आप में ये चीज दिखा रही थी कि किस तरह से काफी अच्छी ग्रोथ हुई है, आउटपुट में भी ग्रोथ आई है, नए ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो इस तरह से ये चीजें हमें हेल्प करता है। एंड साथ ही साथ ना पीएमआई के साथ पीएमआई का डेटा आ गया, अब इससे हमें पता है कि यार जीडीपी भी अच्छा ही आएगा, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल आउटपुट भी अच्छा आएगा। तो एक आइडिया दे देता है अलग अलग और चीज़ों के बारे में कि बाकी और चीज़ें कैसी आने वाली हैं। एंड इन्वेस्टर्स भी इसको काफ़ी हैविली ट्रैक करते हैं, रीज़न बीइंग कि अगर उनको लगता है कि कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ये पीएमआई में स्कोर अच्छा आया है, दैट शोज कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, और उनको एक इंडिकेटर उस डायरेक्शन में मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन, जो हमें क्वेश्चंस डिस्कस करने थे। अब थोड़े क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। आज के आपके ना 2 क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे। पहला आपका होमवर्क है यूपीएससी 2023 से, जहां पर उसने पूछा है स्टेरिलाइजेशन के रिगार्डिंग। तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा कैपिटल मार्केट के रिगार्डिंग। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि कैपिटल मार्केट के अंदर इंक्लूड रहती हैं। लास्ट वीक मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, उनका आंसर मैं डिस्कस कर लेता हूं। जब हम बात करते हैं ना टीजर लोन्स की, टीजर लोन्स क्या होते हैं? टीजर लोन दरअसल में इस तरह के लोन होते हैं जहां पर स्टार्टिंग में तो आपको लो रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाता है, ठीक है ना, बट फिर अचानक से उसके जो मतलब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको लोन चाहिए ना, तो इंटरेस्ट बहुत ही कम देना पड़ेगा स्टार्टिंग के कुछ समय के लिए, पर बाद में फिर अचानक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है। तो कई बार एक्साइट करने के लिए आपको इस तरह से टीजर लोन ऑफर किए जाते हैं। समझे इस बात को? जैसे आपका मूवी की बात करते हो ना, मूवी में एक तो होता है ट्रेलर, ट्रेलर से पहले क्या आता है टीजर, टीजर आपको एक्साइट करता है। जब मैंने कहा कि आपको लोन स्टार्टिंग में इतने कम रेट के ऊपर मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं टीज हो गए, आप एक्साइट हो गए, उसी को बोलते हैं टीजर लोन्स। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि टीजर लोन्स को सब प्राइम लैंडिंग का पार्ट कंसिडर किया जाता है, ये बात अपने आप में करेक्ट है। एंड बैंक्स भी कहीं ना कहीं बाद में हो सकता है डिफॉल्टर्स का रिस्क उनको यहाँ पे झेलना पड़ेगा, राइट। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें
इन एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एक मैंने आपको और होमवर्क दिया था, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर समझाया भी था कि किस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइट, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल, उन सब चीज़ों की। एंड कहीं ना कहीं जितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज़्यादा होता है उतना हमें पता लगता है कि उनके पास खुद की अपनी कैपिटल ज़्यादा थी। एंड कहीं ना कहीं कुछ भी इश्यूज आते हैं तो उनको टैकल करने के लिए उनके पास अच्छी कैपिटल खुद के फॉर्म के अंदर पड़ी हुई है। तो दरअसल में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कुछ नहीं होता, बल्कि कितना ऐसा पैसा है जो बैंक को कहीं ना कहीं अपने फंड्स की फॉर्म में रखना पड़ता है अगर मान लीजिए अकाउंट होल्डर्स फेल कर जाते हैं ड्यूज को रिपे करने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड जो बात कर रहा है ना कि हर इंडिविजुअल बैंक आपका कार को डिसाइड करता है, नहीं, ये डिसाइड किया जाता है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।